So, good evening, guys. Good evening to all of you guys, and welcome in the session or 12th session of co-curricular classes. In last session, we noted about the principle of ethics, behalf of the modern business tycoons. और कल हमने देखा था सर रतन टाटा. Okay, so now principle of ethics, modern business tycoons, Azim Hasim Premji. Azim Hasim Premji. So, guys, Azim Hasim Premji born on 24 July 1945 is an Indian businessman and philanthropist who was the chairman of Wipro Limited. यानी कि जो अजीम जी का जन्म है वो 24 जुलाई 1945 को भारत के एक बिजनेसमैन यानी अजीम प्रेम जी हैं। वो 24 जुलाई 1945 को उनका जन्म हुआ। वो भारत के एक बिजनेसमैन, व्यापारी और फिलेंथ्रोपिस्ट, दानी, यानी कि एक बहुत बड़े दानियों का नाम, दानियों में इनका नाम आता है। और वो क्या है, चेयरमैन भी रहे हैं किसके, विप्रो लिमिटेड के। विप्रो लिमिटेड के चेयरमैन भी रहे हैं। प्रेमजी रिमेन्स अ नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड फाउंडर चेयरमैन। तो प्रेमजी बोर्ड के यानी कि गैर कार्यकारी सदस्य, गैर कार्यकारी सदस्य कौन होते हैं, जो कार्य नहीं करते। यानी कि जो बोर्ड में मेंबर तो हैं लेकिन उसके गैर कार्यकारी सदस्य हैं, और साथ में क्या है, फाउंडर भी हैं, यानी उसके संस्थापक भी हैं। ओके, ही इज इनफॉर्मली नोन एज द सिजार। ही इज इनफॉर्मली नोन एज द सिजार। इनको एक सिजार नाम है, एक जार वर्ड है, जार, जिसे हम जार बोलते हैं, जार, सिजार। ये एक रशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है रूलर और एम्परर। रूलर और एम्परर यानी कि शासक या सम्राट, यानी कि शासन करने वाला या साम्राज्य पर शासन करने वाला शासक, और इसे हम सम्राट भी बोलते हैं। तो इनको एक और नाम से जाना जाता है, जार। ये एक जार जो है रशियन वर्ड है, इसका मतलब होता है सम्राट या शासन, सम्राट या शासक। ऑफ द इंडियन आईटी इंडस्ट्री, यानी कि जिनको ये जार बोलते हैं वो किस लिए, इंडियन आईटी इंडस्ट्री का, यानी कि जो भारत की आईटी इंडस्ट्री है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो प्रौद्योगिकी वाला क्षेत्र है, प्रौद्योगिकी इंडस्ट्री है, उसका इनको सम्राट या शासक बोलते हैं। ओके, he was responsible for guiding Wipro through 4 decades of diversification and growth to finally emerge as one of the global leader in the software industry. यानी कि इन्होंने 4 दशकों से डाइवर्सिफिकेशन यानी अलग अलग दिशाओं में काम करना, डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग दिशाओं में काम करना। तो इन्होंने 4 दशकों से विप्रो के साथ, विप्रो में अलग, उसके अलग अलग दिशाओं में काम किया, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग बिजनेस फील्ड्स में काम किया, और उसकी ग्रोथ, और उसकी जितनी भी ग्रोथ हुई, उसकी जितना भी विकास है, उसका मार्गदर्शन की जिम्मेदारी इन्होंने 4 दशक तक, यानी 4 डिकेड्स तक, 4 डिकेड्स तक इन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाया, और ग्लोबल लीडर बने किसमें, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। और ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ग्लोबल लीडर बने। इन 2010 vote he was voted among the 20 मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड बाय एशिया वीक। यानी एशिया वीक करके आता है एक, जो उसने एशिया वीक ने क्या कराया, एक सर्वे कराया जिसमें वोट मिला इनको विश्व के 20 सबसे ताकतवर लोगों के बीच। यानी कि ये विश्व के 20 सबसे ताकतवर लोगों के बीच इनका नाम आया 2010 में। He has twice been listed among the 100 most influential people by Time magazine, once in 2004 and more recently in 2011। यानी कि इनको 2 बार लिस्टेड किया गया, किसके लिए, 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, यानी कि मार्गदर्शक, यानी इन्फ्लुएंस करने वाले, यानी कि प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में इनको, टाइम मैगजीन है उसने एक लिस्ट निकाली 100 प्रभावशाली लोगों की विश्व में, उसमें इनका 2 बार नाम आया। एक बार आया 2004 में और एक बार हाल फिलहाल में 2011 में। ओके, for years he has been regularly listed one among the 500 most influential Muslims। कई सालों से, जो यानी कि कई सालों से इनको 500 जो प्रभावशाली मुसलमानों में से एक के रूप में, यानी कि बाय रिलीजन ये मोमडन है, तो इनको 500 प्रभावशाली मुसलमानों को, यानी विश्व में 500 प्रभावशाली जो मुसलमान हैं उनमें से इनको भी कई सालों तक शामिल
किया गया। ही ऑल्सो सर्व एज द चांसलर ऑफ अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बैंगलोर। इनकी एक यूनिवर्सिटी है बैंगलोर में, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, जिसके ये चांसलर भी है, जिसके ये चांसलर भी हैं। चांसलर यानी कुलाधिपति। ओके। प्रेमजी वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण, इंडिया सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनको पद्म विभूषण दिया गया था। इंडिया के जो सिटीजन्स अवार्ड होते हैं उनमें सबसे पहले ऊपर आता है भारत रत्न, नंबर 2 पे आता है पद्म विभूषण, नंबर 3 पे आता है पद्म भूषण, और नंबर 4 पे आता है पद्मश्री। तो ये चार भारत के सिविलियन अवार्ड हैं। जो सबसे हाईएस्ट रैंकिंग है वो है भारत रत्न, नंबर 2 पद्म विभूषण, नंबर 3 पद्म भूषण एंड नंबर 4 पद्मश्री। तो इनको पद्म विभूषण मिला था, इंडिया हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इनकी अर्ली लाइफ क्या थी और इनकी एजुकेशन कहाँ हुई, यानी कि जो इनकी प्रारंभिक जीवन था वो कैसा था, कहाँ हुआ और इनका एजुकेशन क्या रहा था। तो प्रेमजी वाज born in बॉम्बे इंडिया इन एन ख्वाजा इस्माइलिया मुस्लिम शिया इस्लाम फैमिली फ्रॉम गुजरात। यानी कि इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था बॉम्बे में, और ये ख्वाजा इस्माइली मुस्लिम शिया इस्लाम फैमिली थी गुजरात की, उनके वहां पे घर पे इनका जन्म हुआ था। His father was a noted businessman and was known as the Rice King of Burma। एक कंट्री है म्यांमार, आपने सुना होगा म्यांमार, हमारा एक पड़ोसी कंट्री है म्यांमार, जिसका पुराना नाम क्या था, बर्मा। तो इनके पिताजी एक बिजनेसमैन थे और उनको जाना जाता था राइस किंग। जैसे इनको आईटी इंडस्ट्री का सम्राट, आईटी इंडस्ट्री का जाट जाना जाता है, वैसे ही इनके पिताजी को राइस किंग ऑफ बर्मा कहा जाता था, यानी कि बर्मा की राइस इंडस्ट्री का राजा। तो बिजनेस स्टार्टिंग से उनका एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहां पे पहले से ही बिजनेस चल रहा था। ओके। सो मोहम्मद अली जिन्ना, एज यू ऑल नो, मोहम्मद अली जिन्ना फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के संस्थापक हैं, इनवाइटेड हिज फादर मोहम्मद हासिम प्रेमजी टू कम टू पाकिस्तान। जो इनके पिताजी हैं उनका नाम तो मोहम्मद हासिम प्रेमजी, उनको पाकिस्तान आने का इनविटेशन दिया था एज टाइम ऑफ द पार्टीशन, यानी कि जब पार्टीशन हुआ था तो उनको मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान आने के लिए इनविटेशन किया था। इनवाइट क्यों किया था, क्योंकि अगर एक प्रॉपर बिजनेसमैन, जब जब दोनों देश आजाद हुए तो उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, खराब होगी। तो जो पैसा था वो एक हिस्से में बांट दिया गया। तो पाकिस्तान के पास आर्थिक स्थिति उसकी वैसे ही खराब थी, तो उन्होंने इनवाइट किया बिजनेसमैनों को, जिनमें से एक ये भी थे मोहम्मद आसिम प्रेमजी, इनके पिताजी, जो राइस किंग ऑफ बर्मा कहे जाते थे। ही टर्न डाउन द रिक्वेस्ट एंड चूज टू रिमेन इन इंडिया। इन्होंने उस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया, यानी उनका जो आमंत्रण था पाकिस्तान में रहने का उसको ठुकरा दिया, और इन्होंने इंडिया में रहने का ही निश्चित किया, और इन्होंने इंडिया में रहने का ही निश्चित किया। प्रेमजी हैज अ बैचलर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बीएससी की, किसमें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है इनके पास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की, बैचलर ऑफ साइंस की। ही इज मैरिड टू यास्मीन प्रेमजी। इन्होंने यास्मीन प्रेमजी के साथ विवाह किया। द कपल हैव 2 चिल्ड्रन। इनके 2 बच्चे हैं, रिसाद एंड तारिक। रिसाद एंड तारिक। रिसाद प्रेमजी करंटली द चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर ऑफ आईटी बिजनेस। जो रिसाद प्रेमजी है वो फिलहाल में चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर है किसका, आईटी बिजनेस का, विप्रो में। ओके गाइस। In April 2030, he said that he has already given more than 25% of his personal wealth to charity। इनको philanthropist क्यों कहा जाता है, उसका एक एग्जांपल है कि इन्होंने 2013 में ये बोला था कि जो इनकी पर्सनल वेल्थ है, कंपनी को छोड़ के जो इनके पास स्वयं का पैसा है, उसका 25% ये दान कर देंगे, उसका 25% ये दान कर देंगे। फिर उन्होंने 2015 में he gave away an additional 80%, 18% of his stake in Wipro, taking his total contribution so far to 39%. The first Indian to sign the giving pledge, his lifetime giving now stands as US $21 billion. In April 2019, Ajim Premji became the top Indian philanthropist। यानी कि 2015 में इन्होंने विप्रो में जो इनकी हिस्सेदारी थी, अतिरिक्त हिस्सेदारी थी, यानी कि जो विप्रो के इनके पास स्टॉक्स थे, यानी कि जो इनकी अतिरिक्त हिस्सेदारी थी विप्रो में 18%, जिससे कि अब उनका कुल योगदान कितना हो गया, 39%। यानी कि 25 प्लस 18, सॉरी 15, सॉरी 25 प्लस 18, 38% इनका कंट्रीब्यूशन था किसमें, दान में। यानी कि जो इनके विप्रो के पास जो 18% शेयर थे और 25% इनके पर्सनल वेल्थ के
इन्होंने दान के लिए दे दिए। द फर्स्ट इंडियन टू साइन द गिविंग प्लेज, यानी कि गिविंग प्लेज पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय, यानी कि एक प्लेज ली जाती है जो देने की होती है, यानी कि देने दान करने के लिए एक प्लेज यानी कि एक शपथ ली जाती है जिस पर ये एक ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने क्या किया, साइन किया। लाइफ टाइम गिविंग नाउ स्टैंडर्ड 21 यूएस बिलियन डॉलर, 21 बिलियन यूएस डॉलर, जो इन्होंने अब तक अपना जितना भी दान किया है, इन्होंने जीवन भर का दान अगर इनका मिलाएं तो इन्होंने दान किया है 21 बिलियन यूएस डॉलर, यानी कि 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर को ये अब तक दान कर चुके हैं। इन अप्रैल 2019 अजीम प्रेमजी बिकेम द टॉप इंडियन philanthropist, यानी कि अजीम प्रेम जी को 2019 में, अप्रैल 2019 में भारत का सबसे बड़ा दानी, परोपकारी घोषित किया गया, यानी कि ये बन गए 2019 में भारत के सबसे बड़े दानी। और इनके बाद आते हैं सर रतन टाटा। तो इनका एक स्टेटमेंट है, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट दोज ऑफ अस हु आर privileged to have wealth should contribute significantly to try and create a better world for the millions who are far less privileged, यानी कि इनका विश्वास है, यानी कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम में से जो लोग धनवान हैं, यानी कि जो लोग धनवान हैं, उन्हें उन लाखों लोगों के लिए एक बेहतर विश्व बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए जो इससे कहीं कम सुविधा प्राप्त है। यानी कि इनका मतलब था कि जैसे भी जितने भी धनवान लोग हैं, वो जितने भी मेरे जैसे धनवान लोग हैं या जितने भी धनवान लोग हैं, उन्होंने ऐसे लाखों लोगों के लिए एक अच्छा जीवन, एक बेहतर विश्व बनाने में मदद करनी चाहिए जो एक बेहतर जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि आपके पास अगर आपके यूज से ज्यादा पैसा है तो आप एक ऐसा विश्व बनाने में मदद कीजिए जो लोग अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे हैं, ताकि आपके पैसे से वो लोग अच्छा जीवन जी पाए। यानी कि ये बोलते थे कि मेरा एक ऐसा दृढ़ विश्वास है कि जो लोग हमसे, जो लोग धनवान हैं, उन्हें उन लाखों लोगों के लिए एक बेहतर विश्व बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए जो इससे कहीं कम सुविधा प्राप्त है। रोल ऑफ सीएसआर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अजीम प्रेम जी, यानी कि अजीम प्रेम जी के संदर्भ में सीएसआर की भूमिका, यानी इन्होंने अपनी लाइफ में सीएसआर को किस तरीके से लिया, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर, ठीक है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, यानी कॉर्पोरेट का समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व बनता है। तो इनका जो रोल था, इन्होंने क्या किया, इनके रोल ने क्या किया, प्रमोट किया सीएसआर को। जो इनका रोल था, इन्होंने सीएसआर को प्रमोट किया, यानी कि कॉर्पोरेट्स को ऐसी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, समाज के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए, कॉर्पोरेट्स का समाज के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए। ही हैज बीन अ चैंपियन फॉर दैट आइडिया दैट बिजनेस, अजीम प्रेमजी's role in promoting corporate social responsibility goes beyond मेयर कंप्लायंस विद रेगुलेशन, यानी कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने में अजीम प्रेम जी की भूमिका सिर्फ नियमों के अनुपालन से कहीं बढ़कर है, यानी कि सिर्फ इन्होंने नियमों को ही फॉलो नहीं कर पाया, बाकी इनकी भूमिका इससे भी परे है, इन्होंने उस सीएसआर को सभी जगह लागू करवाया। He has been a champion for the idea that businesses should actively contribute to the betterment of society, यानी वे इस विचार के हिमायती रहे, हिमायती यानी कि वो इस विचार को हमेशा मानते रहे कि व्यवसायों को समाज की बेहतरी में सक्रिय रूप से योगदान देना चाहिए, यानी कि जो भी बिजनेसेस हैं उनको एक बेहतर समाज बनाने के लिए उसमें योगदान देता रहना चाहिए, यानी कि आप एक बेहतर समाज बनाने के लिए उसमें योगदान कीजिए। अगर आप बिजनेसेस हैं जो अच्छे बिजनेसेस हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं, उनको एक अच्छा समाज बनाने के लिए उसके योगदान में उसके डेवलपमेंट में योगदान देना चाहिए। हिज इनिशिएटिव्स इन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, यानी कि जो इनका जो योगदान था शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और संथाड़े व्यावसायिक प्रथाओं में, यानी कि जो है आपकी सीएसआर, उसमें इस बात का उदाहरण है, यानी कि इनका जो उदाहरण है, हाउ सीएसआर कैन बी अ पावरफुल फोर्स फॉर पॉजिटिव चेंज अलाइनिंग बिजनेसेस सक्सेस विद सोशल एंड एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सीएसआर को सकारात्मक बदलाव के लिए, यानी कि एक पॉजिटिव चेंज के लिए एक शक्तिशाली बल हो सकता है, यानी कि एक पावरफुल फोर्स हो सकती है सीएसआर जो एक पॉजिटिव चेंज लेके आए, जो आपके बिजनेस में आपको सफलता को सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ जोड़ता है, यानी कि जो आपके बिजनेस का सफलता है वो आपके सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ जोड़ता है, यानी कि आपको समाज का और पर्यावरण का जिम्मेदारी लेना चाहिए। इनकी कुछ थी फिलेंथ्रोपी इन
and education, focus on social issues, Wipro and sustainable business practices, inclusive growth, advocacy for CSR policies, lead by example, यानी philanthropy and education, परोपकार और शिक्षा, परोपकार और शिक्षा. Azim Premji has been trailblazer, a person who is the first to do something. Azim Premji has been a trailblazer in philanthropy, particularly in the field of education. He established the Azim Premji Foundation, a non-profit organization committed to improving education in India. यानी कि एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्टार्ट किया क्या, दान करना. जिन्होंने क्या स्टार्ट किया, दान करना. किसके फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में. यानी खास तौर के शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दान करना शुरुआत की. जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में दान की शुरुआत की वो थे अजीम प्रेम जी. इन्होंने एक फाउंडेशन बनाई, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ जिसे हम बोलते हैं, यानी कि गैर लाभकारी संस्था है, जो क्या करती है, ये सुनिश्चित करती है कि भारत में शिक्षा की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, यानी कि भारत में शिक्षा बढ़ती रहनी चाहिए. द फाउंडेशन वर्क्स टुवर्ड्स एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्पेशली इन रूरल एरियाज and has been instrumental in various educational initiatives. The foundation of works towards enhancing the quality of education. यानी कि ये फाउंडेशन है वो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में काम करती है, यानी कि शिक्षा एक बेटर तरीके से मिले, आपको एक अच्छी शिक्षा मिले, इस बारे में ये काम करती है, और खास करके कहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्रों में. नेक्स्ट इज फोकस ऑन सोशल इश्यूज. फोकस ऑन सोशल इश्यूज यानी सामाजिक जो परेशानी थी उन पर फोकस किया. Azim Premji has constantly emphasized the importance of businesses addressing social issues. His vision extends beyond profit making, advocating for broader impact on society. Wipro, under his leadership, has been involved in various CSR activities, including initiatives related to education, healthcare, and community development. यानी कि इन्होंने हमेशा शुरुआत से क्या किया, लगातार सामाजिक मुद्दों को संबोधित वाले व्यवसाय के महत्व पर जोर दिया. यानी कि जो ऐसे बिजनेसेस करें जिससे कि आपके समाज के मुद्दे कम हो, यानी कि जिससे समाज में परेशानियां बढ़ रही हैं तो आप ऐसा बिजनेस करें जिससे कि आपके समाज की वो परेशानी दूर हो जाए. हिज विजन एक्शन बियॉन्ड प्रॉफिट मेकिंग, जो इनका विजन था वो क्या था, प्रॉफिट मेकिंग के परे था, यानी कि इन्हें प्रॉफिट बनाने से मतलब नहीं था. एडवर्टिंग फॉर अ ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इनका मतलब था कि आपके काम से सोसाइटी पर, समाज पर एक अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए. विप्रो अंडर हिज लीडरशिप हैज बीन इन्वॉल्व इन वेरियस सीएसआर एक्टिविटीज. जो विप्रो थी जब तक इनके लीडरशिप में थी तो इन्होंने बहुत सारी सीएसआर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, जिनमें से कुछ थी एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ केयर के फील्ड में, और कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी सामाजिक सुधार, सामाजिक सुधार, सामाजिक विकास के क्षेत्र में विप्रो ने काम किया इनके लीडरशिप के अंडर. विप्रो सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस. Azim Premji has fostered a culture of sustainability and ethical business practices at Wipro. यानी कि जो विप्रो की टिकाऊ व्यावसायिक प्रथा थी, यानी विप्रो की जो स्थिरता वाली प्रथाएं थी, यानी जो हमेशा रहे वैसी, तो उन्होंने क्या काम किया था इसमें, अजीम प्रेम जी ने विप्रो में स्थिरता और नैतिक व्यावसायिक प्रथा को, संस्कृति को बढ़ावा दिया. यानी कि आपके अंदर क्या होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए और नैतिकता, आपके अपने बिजनेस में स्थिरता हो और नैतिकता हो, तो इन्होंने विप्रो के अंदर इस कल्चर को बढ़ाया. द कंपनी has implemented environmentally responsible measures, reducing its carbon footprint and promoting sustainable टेक्नोलॉजी से. इन्होंने पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार उपायों को लागू किया, अपने कार्बन पदचिह्न को कम किया और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया. यानी कि इन्होंने क्या था, जो पर्यावरण से रिलेटेड यानी जो इको फ्रेंडली चीजें थी उनको आगे किया, ऐसी टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाया, और जिससे कि पर्यावरण में ज्यादा नुकसान हो रहा था उन चीजों को अपने ऑफिस से कम कर दिया. This commitment aligns with the broader concept of CSR, where businesses aim to minimize their negative impact on the environment. Okay. So this commitment aligns with the broader concept of CSR. यानी जो कमिटमेंट थी इन्होंने क्या किया, CSR की जो व्यापक अवधारणा है उसके अनुरूप है, जहां आप अपने बिजनेस की हेल्प से मिनिमाइज कर सकते हो अपने नकारात्मक प्रभाव को, किस पर पड़ने से, पर्यावरण से पड़ने से. इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि जो समावेशी विकास था वो कैसे हुआ. अजीम प्रेमजी's approach to CSR involves promoting inclusive growth.
दिस मीन्स दैट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी शेयर्ड इक्विटेवली अक्रॉस सोसाइटी। यानी सीएसआर के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था, यानी जो देखने का नजरिया था, वो कैसा था? समावेशी विकास को बढ़ावा देने का, यानी सभी का विकास हो, ऐसे विकास को बढ़ावा देने का था। इसका मतलब ये होता है कि आर्थिक विकास के लाभों को समाज में समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। यानी कि आप अगर समाज से आर्थिक विकास ले रहे हो तो उसको समाज के कामों में लगाया जाना चाहिए, तो उसको समाज के कामों में लगाया जाना चाहिए। विप्रो सीएसआर इनिशिएटिव ऑफन फोकस ऑन एम्पावरिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि इन्होंने सीएसआर, विप्रो की सीएसआर की पहल किस पर थी? समुदायों को सशक्त बनाने में, यानी कि जितनी भी कम्युनिटीज हैं उनको अच्छे तरीके से सशक्त सशक्त बनाने में, उनको स्किल डेवलप करने में, यानी कि उनमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते थे, स्किल डेवलप होती थी, एंड फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप, और यानी कि जो उद्यमशीलता यानी एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जो आपके अंदर बिजनेस करने की क्षमता है उसको बढ़ावा दिया। यानी कि आपके अंदर जो बिजनेस करने की क्षमता है उसको बढ़ावा दिया। नेक्स्ट इज एडवोकेसी फॉर सीएसआर पॉलिसी, यानी सीएसआर नीतियों की वकालत। यानी इन्होंने सीएसआर नीतियों की भी वकालत की कि ये कैसे अच्छी हैं, क्या होता है। अजीम प्रेमजी हैज बीन एन एडवोकेट फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ सीएसआर पॉलिसीज इनटू कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज। यानी कि अजीम प्रेम जी ने कॉर्पोरेट रणनीतियों में सीएसआर नीतियों के एकीकरण के पक्षधर रहे हैं। यानी इन्होंने हमेशा से कहा है कि जितनी भी सीएसआर पॉलिसीज हैं वो बेटर है, कि सीएसआर पॉलिसी क्या आती है कि जितने भी आपकी हैं वो सभी बेटर है। ही बिलीव दैट बिजनेसेस हैव अ रेस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ओनली टू देयर शेयर होल्डर्स बट ऑल्सो टू द लार्जर कम्युनिटी। यानी कि इनका मानना था कि व्यवसायों में न केवल अपने शेयर धारकों के प्रति बल्कि बड़े समुदाय के प्रति भी जिम्मेदारी होती है। यानी कि अगर आपने के शेयर किसी ने खरीद रखे हैं तो आपकी सिर्फ उसी के प्रति जिम्मेदारी नहीं है, बाकी और भी बड़े समाज हैं उनके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। दिस एडवोकेसी हैज इन्फ्लुएंस्ड द ब्रॉडर डिस्कर्स ऑन सीएसआर इन इंडिया, encouraging other companies to adopt socially responsible practices। यानी कि इस वकालत ने, यानी कि इनके जो थॉट्स ने ये क्या किया कि सीएसआर को पूरे भारत में एक चर्चा का विषय बना दिया, एक चर्चा का विषय बनाया, जिससे कि अन्य कंपनियां भी, जो अदर कंपनी थी, उन्होंने सामाजिक रूप से जो जिम्मेदारी प्रथा थी उनको अपनाना शुरू कर दिया। लीड बाय एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करते थे। Azim Premji personal commitment to philanthropy has set an example for other business leaders. By dedicating a substantial portion of his wealth to social causes, he has demonstrated that businesses can play a pivotal role in addressing social challenges। यानी कि अजीम प्रेम जी की जो नीति थी किसकी? दान की और परोपकार की। उससे ये एक बाकी अन्य जो भी बिजनेस लीडर थे, यानी कि बाकी जो अन्य बिजनेस लीडर के, उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया, उनके लिए एक उदाहरण सेट किया। By dedicating a substantial portion of his wealth to social causes, he has demonstrated that businesses can play a pivotal role in addressing social challenges। यानी कि अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा, यानी अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा समाज के कार्य के लिए समर्पित करके, यानी अपनी संपत्ति का जो, अपनी वेल्थ का तो जो एक बड़ा हिस्सा इन्होंने समाज के लिए, कार्यों के लिए दान कर दिया। जिससे क्या, जिससे यह प्रदर्शित किया, जिसने यह प्रदर्शित किया कि व्यवसाय, यानी कि जो भी बिजनेसेस हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जो आपके सोशली चैलेंजेस हैं, यानी जो आपके समाज के सोशली चैलेंजेस हैं, यानी सामाजिक परेशानी है, उनको दूर करने के लिए आपकी एक बेहतर भूमिका निभा सकते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। Now guys, now let's talk about the Warren Edward Buffett। Warren Edward Buffett। Warren Buffett। So Warren Edward Buffett, born on August 30, 1930, is an American businessman, investor, and philanthropist who currently serves as the co-founder, chairman, and CEO of Berkshire Hathaway। यानी कि जो वॉरेन बफेट थे उनका जन्म 30 अगस्त 1930 को हुआ। ये एक अमेरिका के बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं, और एक दानी हैं, जो अभी किस में सर्व कर रहे हैं? एज द को फाउंडर, सह संस्थापक, चेयरमैन और सीईओ वर्कशायर हाथवे के। इन्होंने अभी जो इनकी करंट पोजीशन है वो को फाउंडर, चेयरमैन, सीईओ की है वर्कशायर हाथवे में। Buffett showcased an interest in businesses and investing at an young age। यानी कि जो इन्होंने जो यंग एज थी, इनकी जो छोटी उम्र थी, उसमें इन्होंने किस पर रुचि दिखाई थी? एक तो इन्वेस्टमेंट में, यानी कि निवेश में, और दूसरी बिजनेस में, यानी व्यापार। He was inspired by a book he borrowed from the Omaha Public Library at age 7। यानी कि जो
से इंस्पायर थे, वो बुक उन्होंने कहाँ से ली थी? वो बुक उन्होंने 7 साल की उम्र में वहां से उधार ली थी। कहाँ से? ओमाहा पब्लिक लाइब्रेरी से एक बुक उधार ली, जिससे इनको प्रेरणा मिली थी, जिससे कि ये इंस्पायर हो गए। 1000 ways to make $1000, जो बुक है उसका क्या नाम है? यानी कि 1000 ways to make $1000, यानी कि $1000 बनाने के लिए 1000 तरीके, $1000 बनाने के लिए 1000 तरीके। तो ये उस बुक का नाम था। मच ऑफ बफेट्स अर्ली चाइल्डहुड इयर्स वर 11 विद एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स, यानी कि बफेट का जो बचपन था उसमें जो इनकी ज्यादातर एज है, जो इनकी अधिकांश उम्र है, वो उन चीजों से उभरी कि जिससे कि इनमें बिजनेस की थॉट्स आए, यानी कि बिजनेस करने के लिए और ज्यादा क्या हुए, इंस्पायर होते गए। सो इन वन ऑफ हिज फर्स्ट बिजनेसेस वेंचर्स बफे सोल्ड च्युइंगम, यानी जो इन्होंने सबसे पहले जो अपना बिजनेस किया था, वो क्या किया था? इन्होंने च्युइंगम को बेचा था, यानी जो च्युइंगम है उसको बेचा। कोका कोला को बेचा एंड वीकली मैगजीन्स डोर टू डोर, और जो वीकली मैगजीन यानी साप्ताहिक जो भी मैगजीन्स आती थी उनको घर घर जाकर देते थे। ही वर्कड इन हिज ग्रैंडफादर ग्रोसरी स्टोर, इन्होंने अपने जो ग्रैंडफादर हैं उनके ग्रोसरी स्टोर में काम किया। सिंस सिंस 1970, Buffett has presided as the chairman and largest shareholder of Berkshire Hathaway, one of America's foremost holding companies and world's leading corporate conglomerates। यानी कि 1970 में बफेट वर्कशायर हैथवे के अध्यक्ष और सबसे बड़े शेयर धारक के रूप में अध्यक्षता कर रहे हैं। यानी 1970 से ये जो हैं चेयरमैन है किसके? वर्कशायर हाथवे के, और वहां के सबसे बड़े क्या हैं? शेयर धारक हैं। और जो सब अमेरिका की सबसे प्रमुख होल्डिंग कंपनी और दुनिया के अग्रणी कॉर्पोरेट समूहों में से एक है, यानी जो कि इन्वेस्टमेंट में अमेरिका की बहुत बड़ी नाम कंपनी है वर्कशायर हैथवे, जो होल्डिंग कंपनीज है और दुनिया की लीडिंग कॉर्पोरेट conglomerates है। He has been referred to as the oracle or sage of Omaha by global media as a result of having accumulate a massive fortune derived from his business and investment success। यानी कि इन्होंने अपने व्यवसाय और निवेश की सफलता से प्राप्त, यानी कि इन्होंने अपने जितना भी काम किए, जितने निवेश किए और अपनी बिजनेस से इनको जितना भी धन मिला, जितना भी इन्होंने संपत्ति अर्जित की, उन्हें वैश्विक मीडिया के द्वारा, यानी कि जो वर्ल्ड मीडिया है उसके द्वारा इन्होंने क्या किया? ओमाहा के ओरेकल या ऋषि के रूप में संदर्भित किया गया। यानी कि जिन्होंने इनने जितना भी दान दिया है, अपने जो भी इन्होंने कमाया है, और उसको वैश्विक मीडिया ने इनको एक नाम दिया ओरेकल और सजाहा सेज, यानी कि ओरेकल या ऋषि। Buffett is one of the best known investor in the world. As one of January 2024, he had a net worth of 122 billion American dollar, making him the 10th richest person in the world। यानी कि जो बफे हैं वो दुनिया के सबसे मशहूर निवेशकों में से एक हैं। जनवरी 2024 तक उनकी कुल संपत्ति 122 बिलियन डॉलर थी, यानी कि जनवरी में इनकी जो कुल संपत्ति है अब तक कितनी है? 122 बिलियन डॉलर। और ये इनको दुनिया का 10वां सबसे अमीर आदमी बनाती है, यानी कि जो इनकी 122 बिलियन डॉलर की जो संपत्ति है, ये इनको दुनिया का 10वां सबसे अमीर आदमी बनाती है। Now, Buffett has pledged to give away 99% of his fortune to philanthropic causes, primarily by the Bill and Melinda Gates Foundation। He founded the Giving Pledge in 2010 with Bill Gates, whereby billionaires pledge to give away at least half of their fortune। यानी इन्होंने अपनी संपत्ति का 99% हिस्सा दान में देने का संकल्प किया है। यानी कि इनकी संपत्ति जितनी भी है उसका 99% हिस्सा ये दान में देने का इन्होंने सोचा हुआ है। किसके द्वारा? जो एक फाउंडेशन है विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के माध्यम से। यानी कि जो बिल गेट्स हैं उनकी एक फाउंडेशन है विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उसके द्वारा से इन्होंने अपनी संपत्ति का 99% क्या किया है?
99% दान देने का निश्चय किया है। इन्होंने फिर से वही, जैसे कि अजीज प्रेम जी ने उस पर गिविंग प्लेज पे साइन किए थे, इन्होंने भी ही फाउंडेड, उन्होंने 2010 में बिल गेट्स के साथ मिलकर गिविंग प्लेज की स्थापना की। जिस गिविंग प्लेज पर अजीम प्रेम जी ने साइन की, उसकी स्थापना 2010 में बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट ने की थी। यानी कि वॉरेन बफेट इन्होंने मिलके और बिल गेट्स ने मिलके उस गिविंग प्लेज की स्थापना की थी, जिस पर अभी हमने पढ़ा था कि किसने साइन किए थे, ऐसे पहले भारतीय अजीम प्रेम जी, जिन्होंने गिविंग प्लेज पर साइन किए। वेयर आर बिलियनर्स प्लेज टू गिव अवे एटलीस्ट हाफ ऑफ देयर फॉर्चून। यानी कि जिसके तहत, यानी कि गिविंग प्लेज क्या थी कि जिसके तहत जो दुनिया भर के, जो विश्व के जितने भी अरबपति हैं, वो ये शपथ लेते हैं कि अपनी संपत्ति का कम से कम आधा हिस्सा दान करने का संकल्प करते हैं। यानी कि वो शपथ लेते हैं कि हम अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा, कम से कम आधा हिस्सा दान करेंगे। तो इन्होंने गिविंग प्लेस की 2010 में स्थापना की बिल गेट्स के साथ मिलकर। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो देखते हैं। एट 13 मिस्टर बफे फाइल्ड हिज फर्स्ट आईटीआर एंड इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी फॉर हिज सिंस देन। यानी कि 13 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी पहली आईटीआर दाखिल किया था। आईटीआर क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि जो आप इनकम टैक्स पे करते हो उसका रिटर्न। तो आईटीआर इन्होंने अपनी 13 साल की एज में पहला आईटीआर भरा था। एंड इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी फॉर इंसिडेंस देन, और तब से अब तक इनके लिए एक बहुत लंबी यात्रा रही है। इनको रिजेक्शन मिला था कहाँ से? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से। रिजेक्शन फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, यानी इनको रिजेक्शन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से निकाल दिया था, या उनसे वहां से अस्वीकृति मिली थी, यानी कि वो वहां पे एडमिशन नहीं लेंगे। फॉर ओवर 5 decades हैज हिज ब्रेकफास्ट ऑन हिज वे टू द ऑफिस। यानी कि ये अपने पिछले 5 दशकों से अपना नाश्ता अपने ऑफिस जाते टाइम ही करते हैं। यानी कि जो अपना नाश्ता कब करते हैं? जब ये ऑफिस जाते टाइम ही अपना नाश्ता कर लेते हैं। पिछले 5 दशकों से इनका ये रूटीन है। लिव्स इन द सेम हाउस सिंस 1958, वर्क इन द सेम ऑफिस बिल्डिंग फॉर 5 decades। He had worked in the same office building since he joined Berkshire Hathaway in the 1960। यानी कि ये 1958 से एक ही घर में रहते हैं। 1958 से एक ही घर में रह रहे हैं, उसी सेम ऑफिस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं 5 दशकों से। जिसी बिल्डिंग में इन्होंने ज्वाइन किया था वर्कशायर हाथवे 1960 में। जाने की 1960 में उन्होंने जिस बिल्डिंग में वर्कशायर हाथवे ज्वाइन किया था, उसी बिल्डिंग से अभी तक ये उसी बिल्डिंग में, उस टाइम से अब तक उसी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, और ये उसी घर में रह रहे हैं जिसमें 1958 से रहते आ रहे हैं। Used a flip phone even after the launch of smartphone. The Ace investor used a humble Nokia flip phone long after smartphones were launched in the market. Prefers reduced price cars। यानी ये कौन सा फोन यूज करते हैं? स्मार्टफोन जबकि लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन तब भी एक फ्लिप फोन यूज करते हैं, जो कि किसका है? नोकिया का है। और इनके बहुत सारे निवेशक हैं, यानी इनके बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद भी ये एक इतने हम्बल पर्सन है, ये सिर्फ एक नोकिया का फ्लिप फोन यूज करते हैं, जो कि साधारण सा है। और बाकी के बाजार में इतने अच्छे स्मार्टफोन्स आ चुके हैं, तब भी ये एक नोकिया का सिंपल सा फ्लिप फोन यूज करते हैं। और ये क्या करते हैं? कम कीमत वाली कारों को खरीदते हैं, कम कीमत वाली कारों को खरीदते हैं, यानी कि इनको हाई रेंजिंग हाई प्राइसिंग कार पसंद नहीं। इनका भी स्टेटमेंट है, द फर्स्ट रूल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज डोंट लूज मनी, एंड द सेकंड रूल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज डोंट फॉरगेट द फर्स्ट रूल, एंड दैट्स ऑल द रूल्स देयर। हाँ, यानी इन्होंने कहा था निवेश का पहला नियम है कि पैसा ना खोएं। यानी कि पैसा, यानी निवेश का पहला नियम है कि पैसा ना खोएं। एंड द सेकंड रूल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज डोंट फॉरगेट द फर्स्ट रूल। और जो दूसरा नियम है वो ये है कि आप पहला रूल ना भूलें। यानी दूसरा नियम ये है कि आप पहला नियम ना भूलें, एंड दैट्स ऑल द रूल्स देयर आर। और बस यही सारे नियम हैं। यानी इन्होंने इन्वेस्ट, किसी ने इनसे इन्वेस्टमेंट के नियम पूछे तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट का नियम बताया कि इन्वेस्टमेंट का पहला नियम है कि आप पैसा ना खोएं, और दूसरा नियम यह है कि आप पहला नियम ना भूलें। यही सारे इन्वेस्टमेंट के नियम हैं। So guys, in today's session, we done. So thank you guys for today's session.